एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम फिर से अपने इतिहास के इस पार्ट को लेकर आए हैं। और इसके पहले हमने आपको इतिहास के लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये उसका पार्ट सेकंड है। और जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मुझे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पे ही जा कर के उस लेक्चर को देख लीजिए। और फिर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने जो ख़त्म किया है उसमें हमने एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री खत्म की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 1857 के महान क्रांति से लेकर के देश की स्वतंत्रता तक हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसमें जो हमारे पास है 1857 की क्रांति से। ये है इसमें जो फेमस जो विद्रोह है, ठीक है, विद्रोह के जो प्रसिद्ध नेता हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें जो विद्रोह हुआ, इसमें जो इसमें सैनिक विद्रोह भी हुए और क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जो राजा और अलग अलग क्षेत्र के जो राजा हुए उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहले विद्रोह की अगर हम बात करें तो दिल्ली का सबसे पहले बात करें तो दिल्ली का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे बहादुर शाह, ठीक है, के हाथ में था, जो कि एक मुगल शासक थे। और लेकिन असली शक्ति जो थी जिसमें बख्तर खां के हाथ में थी, और जिसने बरेली के सैनिकों को के विद्रोह को नेतृत्व किया था और उन्हें दिल्ली लाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट इनका है बहादुर शाह और यहाँ पे बख्तर खां के बारे में। फिर आगे हम देखें तो कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कानपुर में विद्रोह का जो कमान था वो नाना साहब के हाथ में था। और ब्रिटिशों के खिलाफ उनके प्रयासों का समर्थन उनके दो सिपाही तात्या टोपे और अजीम उल्ला जी कर रहे थे। ठीक है, आगे अगर हम देखें लखनऊ, तो लखनऊ के विद्रोह की जो प्रमुख नेता थी वो बेगम हजरत महल थी, और जिन्होंने अपने पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया था। ठीक है, और बिहार की अगर हम बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि बिहार के रहे हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और झांसी के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि पत्नी थी गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी, और ने इस क्रांति में अमर योगदान दिया था। फिर अब हम आते हैं, अगर बात करें जो अपने भारतीय इतिहास में सामाजिक सुधारों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे ऐसे पुरुष जो हमारे भारतीय इतिहास में हुए हैं, जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके द्वारा किए गए महान कार्य को हमारे इतिहास में दिए गए हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें, इसी में आते हैं ब्रह्म समाज के इसमें। तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें और सामाजिक सुधार और सुधार आंदोलन में, उसमें से एक रहा है ब्रह्म समाज, जो कि महान व्यक्तित्व जो रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसको ने हिंदू धर्म को शुद्ध करने और एक धर्म का उपदेश देने के लिए किया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, जो कि इससे पहले किया था। इसके बाद उन्होंने अगस्त 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखिए, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय ने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं उनके साथ, इनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा, ठीक है, जो इसमें सती प्रथा में अगर कोई स्त्री है, अगर उसका पुरुष उसका जो हस्बैंड है अगर वो खत्म हो जाता था तो उसके साथ स्त्री को जिंदा जलना पड़ता था, उसी को हम सती प्रथा बोलते थे पहले उसमें, और ये हिंदू धर्म में ही था। तो इसको खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ एक कानून बनाया, जो दंडनीय अपराध बनाने में मदद करने के लिए सबसे ज्यादा यादगार जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है यंग बंग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी विवियन ने, यहाँ पे याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंग आंदोलन स्थापक थे। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। फिर अगर हम आगे देखें आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और जो स्वरूप इसको स्थापना करने का जो टाइम था, जो डेट था, वो 1875 ईस्वी में रहा है, जो कि मुंबई है उसका जो इसका क्षेत्र है उससे संबंधित था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखना है, आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद जी हैं, इनके जो द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इनके विचार संकलित किए गए हैं। प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, ये जो स्कूल है स्थापना किया गया था इसका लाहौर में, जो कि 1886 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आता है प्रार्थना समाज। ठीक है, अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपने देखा, जैसे इसमें हम बात करें ब्रह्म समाज की, फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है आर्य समाज की, फिर आ रहा है प्रार्थना समाज की। इसमें डेट आपको खासकर याद रखने हैं और इसमें डिफरेंस महसूस रखने हैं कि कौन करवाया था, अदरवाइज कंफ्यूज होके इसमें बच्चे दूसरा क्वेश्चन लगा उसका आंसर लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था, जो कि 1800
1867 ईस्वी में मुंबई में किया था, जो कि इनके पहले किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आप चाहें तो पहले आप ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन की। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हावड़ा में किया गया कि जो कि बेलूर में हुई थी, इसको याद रखना है। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इसके लिए, एग्जाम के लिए, जो कि स्थापित किया गया इसको ये 1875 ईस्वी में अमेरिका में, जो कि रूसी नागरिक मैडम HP ब्लेसोस्की और अमेरिकी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी इतिहास में आए हैं। और बाद में 1893 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई और ऑकलाट की मृत्यु के बाद सोसाइटी का नेतृत्व किया। फिर अगर है श्रीमती एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय की मदद से के साथ मिलकर के बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पे इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले इन्होंने सन 1873 ईस्वी में जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखना है, सत्य शोधक समाज की, और ज्योतिबा फूले जी ने। भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। भारतीय समाज के सेवक, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, नाम इनका याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट इन सब के लिए नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपका उसका नाम याद होना ही चाहिए। फिर अगर हम आगे देखें, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठन, ठीक है, जो कांग्रेस बनी, कांग्रेस के पहले जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, ठीक है, जो संगठन रहे हैं, उनकी हम बात करें तो अगर देखें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1839 लंदन में बनी। यहाँ विलियम एडमंड्स इसके वो थे संस्थापक। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 बम्बई, दादा भाई नरोजे और दिनसा वाचा। ठीक है, याद रखना है दादा भाई नरोजी जी को और दिनसा वाचा के जी के नाम को। फिर है पूना सार्वजनिक सभा, जो है 1867 ईस्वी में पूना में MG रनाडे और GV जोशी और चिपंकल ने किया था। फिर यहाँ पे इंडियन सोसाइटी की हम बात करें तो 1872 ईस्वी में लंदन में आनंद मोहन बोस ने किया था। फिर आते हैं मद्रास महाजन सभा, जो 1884 ईस्वी मद्रास में M वीरघवाचार्य, श्री सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चरलू ने किया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम आते हैं जहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें, वहाँ की अगर बात कर रहे हैं 1905 ईस्वी तक की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, जो कि 1885 में हुआ। ब्रिटिश सरकार में सेवानिवृत्त जो इसमें यहाँ पे हम बात करें ऑक्टेवियन ह्यूज, ठीक है, अगर ह्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्टेवियन ह्यूम का ने अखिल भारतीय संगठन बनाने की पहल की थी, और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला सत्र 1885 ईस्वी में मुंबई में स्टार्ट किया गया। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखना है ह्यूम थे। और इसका कब किया गया, 1885 ईस्वी में। कहाँ इसका पहला जो सत्र हुआ वो है मुंबई में। ठीक है, तो आपको ये क्षेत्र याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में महत्वपूर्ण जो सत्र हैं उनके विषय में कुछ देख लेते हैं। पहला सत्र जो है वो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में INC की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर हम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम थी वो है श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगर हम बात करें इसमें प्रथम मुस्लिम व्यक्तित्व जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो वह है बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की। अगर हम देखें भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आचार्य GB कृपलानी जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को हमारे पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हम देखते हैं अध्यक्ष, और वहाँ पे हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस रही है उसका जो वर्ष जिस वर्ष में इसका जो कार्यक्रम रहा है, ठीक है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की और किस स्थान पे हुआ, तो इनको हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 1885 से 1882, ठीक है, इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, इसमें
जो इलाहाबाद का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे 1885 के बाद। 1885 को अगर हम देखें तो यहाँ बम्बई और यहाँ पे WC बनर्जी ने किया था। 1886 की अगर हम बात करें तो कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने, और 1893 में देखें तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पे 1906 में देखें तो कलकत्ता, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने, इन तीनों इनके लिए पूछे जाते हैं काफ़ी, ठीक है। तो 1886, 1893, 1906, इन्होंने 3 बार यहाँ पे अध्यक्षता की थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1887 में, तो मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, तो आपसे क्वेश्चन इसके लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रथम ब्रिटिश ऐसा कौन रहा है जो कि अध्यक्षता की है इसकी, और किस डेट में, तो 1888, और किस जगह पे, तो यहाँ पे इलाहाबाद याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पे, 1889 बम्बई जो कि सर विलियम्स बर्न ने किया था। 1890 में कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। फिर 1895 से और 1909 ईस्वी में पूना अहमदाबाद SN बनर्जी ने किया था। फिर है 1905 में बनारस और GK गोखले ने किया था। फिर 1907 और 1908 में सूरत और मद्रास में 2 अलग अलग बैठकें हुई जिसमें रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे हैं। फिर है 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय ने इसका अध्यक्षता की। फिर है 1916 में लखनऊ AC मजूमदार कांग्रेस के पुनर्विलयन के बाद हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया, और डेट हम यहाँ पे देख सकते हैं 1917 में। फिर देखते हैं 1919 में अमृतसर जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद अगर देखें तो 1921 और 1922 में अहमदाबाद और गया 2 जगह इसका हुआ, और यहाँ पे जो अध्यक्ष रहे हैं CR दास जी रहे हैं। फिर 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन जो रहा है, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, इनके नाम को। फिर आते हैं 1924 से बेलगांव जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, मतलब गांधी जी ने बेलगांव में किया था इसका अध्यक्षता। 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। फिर आते हैं हम लोग 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के गठन के बाद इसको क्या किया था, अध्यक्षता इसकी की थी। फिर 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज संकल्पना पारित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है कि कांग्रेस की कौन सी बैठक में, किस डेट में और कहां पर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की संकल्पना को पारित किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है 1929 ईस्वी में, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर है हमारे पास 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल, यह मौलिक अधिकार एवं का संकल्प और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पारित हुआ था। 1932-1933 दिल्ली और कलकत्ता में होता सत्र प्रतिबंध किया गया था, और जो कि 1934 में बम्बई में राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आगे आते हैं हम लोग, आगे अगर हम आए तो हम पहुंचते हैं 1936 जहां पे लखनऊ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू ने किसी गांव में प्रथम सत्र किया था, और मतलब कि यहाँ देखा जाए सत्र तो होते थे लेकिन किसी गांव में पहली बार अगर हुआ था तो 1937 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। 1938 को देखें तो हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। और 1939 में त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को सर्व समर्थन से दिया था। इसके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या है, इससे सुभाष चंद्र बोस जी इससे कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना अलग कार्य करते हैं। फिर 1940 में अगर हम आए तो रामगढ़ जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 1946 मेरठ आचार्य JB कृपलानी, और 1948 जयपुर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनका जो पूरा अध्यक्षता और जो पूरा कार्यक्रम रहा है 1948 तक, उसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1905 से लेकर 1916 तक के हुए हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं तो इन दोनों डेट के बीच में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रमुख उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल के नाम से बुलाते थे, और यहाँ पे अरविंद घोष जी भी थे। तो अगर हम बात करें 1905 में ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ये आंदोलन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से किस डेट को हुआ था, तो आपको याद रखना है 1905 के।
अब पूछता है किस वजह से हुआ था, तो यहाँ पे याद रखना है बंगाल के विभाजन की वजह से हुआ था। इसके कारण अंग्रेजों को विभाजन को वापस लेना पड़ा और 1911 में इसे फिर से पुनः जोड़ दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां थर्ड और ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए जो डेट है हमें, मतलब जिनका नाम है वो ज़्यादा इनका आता है, आगा खां थर्ड और ख्वाजा सलीमुल्लाह का नाम आता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इनके बाद आता है। फिर आते हैं सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो जाना, जो कि उग्र दल और नरम दल के इस पे विभाजित हुआ था। ठीक है, तो डेट आपको याद रखना है। अगर हम देखें तो इसी के बाद मार्ले मिंटो सुधार 1908, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अलग निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ, इससे मतलब कि अगर कोई क्षेत्र है जहाँ पे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो या किसी भी जात का हो, तो वहाँ पे मुस्लिमों के लिए वो सीट ही रिजर्व कर दी गई और उसमें जो वोट देने वाले थे केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, उसमें कोई धर्म का वोट और नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे इसका मतलब था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग। ठीक है, और इसको लागू भी कर दिया गया था। फिर बंगाल विभाजन की वापसी 1911 में ली गई थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और तारकनाथ ने दास ने की थी और सोहन लाल सिंह भाकना ने की थी। इसकी जो मुख्यालय है वो फ्रांसिस्को में रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक जहाज था जिसका नाम था गोमा माता मारू घटना, जो कि 1914 में हुआ। ये है कोमा गाता मारू, एक जहाज का नाम था जिसे 370 यात्री मुख्यतः सिख और पंजाबी मुस्लिम पलायन सिंगापुर और बैकापुर जा रहे थे, लेकिन जहाज आखिरी में सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंच गया, लेकिन यात्री ने पंजाब जाने से वाले ट्रेन पर चढ़ने से मना कर दिए। इसके चलते कलकत्ता में पुलिस के साथ मारपीट हुई और इसमें गोलियां भी चली, जिसके चलते इसमें 22 से भी अधिक लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग लखनऊ सत्र की, जो कि 1916 में हुआ। लखनऊ सत्र में जिसमें हमने देखा कि पिछले उसमें नरम दल गरम दल दोनों अलग हो जाती हैं, यहाँ पे नरम दल और गरम दल फिर से क्या होती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, जिसमें नरम दल और उग्र दल कहा गया फिर से मिलती हैं। इस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा और उन्होंने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग जो रही है और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ वो समझौता कौन सा था, तो वो लखनऊ समझौता रहा है। ठीक है, और किस डेट पे हुआ, तो 1916 में। फिर अगर हम देखें आगे बढ़े तो होम रूल लीग आता है। होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में हुआ, जो कि आयरलैंड की थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन करने का निर्णय किया था। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसमें 1916 तक हमने इसको कवर किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पे ही नीचे लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके आप एक चैनल पे पहुंचेंगे, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और इसमें एक नंबर है, इसमें आप लिखिए यूपी टेट पीडीएफ, मैं आपको इसमें भेज दूंगा। ठीक है, इसमें जो नंबर है वो 9984869003, इस पे आपको लिख के भेजना है यूपी टेट पीडीएफ। ठीक है, मैं आपको इसमें पीडीएफ भेज दूंगा और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो आपको वहां पे ढेर सारे वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वो आपको मिलेंगे। और आप जब जुड़े तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन भेजी जाएगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी और वीडियोज को लाइक करते जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन 1917 और 1947 के बीच कब देखते हैं, मतलब कि 1917 से स्टार्ट करके 1947 अपने देश को आज़ाद करवाते हैं। अब आते हैं भारत में गांधी जी के आगमन की हम बात करते हैं। गांधी जी के अगर हम आगमन की बात करें तो 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहाँ पे वे 20 साल से अधिक समय तक रुके थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा रुके थे। अब आते हैं कि इनका जो प्रथम कार्य था भारतीय इतिहास में, उन्होंने क्या किया, कहाँ शुरुआत की, तो वह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। और इसमें उन्होंने किया क्या, स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। ठीक है, भारतीय किसान अगर देखें तो इसमें राजकुमार शुक्ला थे, जो कि वहीं के चंपारण के बिहार के, इन्होंने गांधी जी को अवगत कराया वहाँ की स्थिति के बारे में। तो ये गांधी जी बिहार गए और चंपारण आने का निमंत्रण भेजा, जिससे वे वहाँ किसानों की स्थिति का अंदाजा ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के नील की खेती होती थी चंपारण में। ठीक है, जो कि जबरदस्ती होती थी, वो कहा जाए तो 1/4, ठीक है, मतलब कि 3/20 हिस्से पे क्या किया जाता था। ठीक है, किसानों को जबरदस्ती
यहाँ पर नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती इस प्रकार होती थी कि अगर उस पे एक बार नील अगर उग जाता जिस पार्ट पे, उस पर फिर दोबारा से कोई और फसल उगा नहीं सकते थे, मतलब कुल मिला के जमीन बंजर हो जाती। तो इस बंजर बंजर की वजह से और शोषण की वजह से यहाँ पे किसान बहुत दुखी थे, जिसका कोई निवारण चाह रहे थे। तो राम शुक्ल जी ने क्या किया, इसके बारे में अवगत कराया गांधी जी को, और गांधी जी ने इसका निवारण करवाया। फिलहाल अब हम देखते हैं तो कि इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे 1918 में होता है। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मुलाकात है वो कहाँ हुई गांधी जी से, तो आपको याद रखना खेड़ा सत्याग्रह में पटेल ने सूखा पड़ने के बावजूद भी कर संग्रह किए जाने के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल, तो ये हुआ था 1918 में। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ याद रखना, इसका क्रम पूछा जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल। तो आपको याद रखना ये डेट, ये क्रम आपको याद रखना 17, 18 और 1918 में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, चंपारण, फिर खेड़ा और इसके बाद अहमदाबाद। फिर आते हैं विश्व युद्ध के जो 1914 से लेकर के 1918 तक हुए थे, उसके बाद जो लागू किया गया रॉलेट एक्ट अपने इंडिया के लिए, उस रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम रहे हैं अपने भारत देश के लिए और उसमें क्या क्या हुए हैं, हाँ तो उसको हम लोग देखते हैं। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और इस एक्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो आप कहीं भी सभा नहीं कर सकते थे, मतलब 3 लोग से ज्यादा या 2 लोग से ज्यादा एक जगह एकत्र नहीं हो सकते थे। ऐसी गिरफ्तारी के खिलाफ कोई अपील अथवा याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। लेकिन इसके चलते इसको नजरअंदाज करते हुए बैसाख पूर्णिमा के दिन लोग क्या हुए, पंजाब में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और वहां पे पूजा धर्म और इन सब की बातें कर रहे थे। तो वहां पे भीड़ लगभग देखा जाए तो कई बहुत हजार लोग थे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, यहाँ डायर पहुंचते हैं और उसे क्या करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कांड में एक जनसभा आयोजित की होती है, और जनरल डायर ने क्या किया, खबर मिलते ही वहां पे बिना चेतावनी के ही क्या किया, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलानी अंधाधुंध स्टार्ट की, और कहा जाता है कि लगभग 1000 लोग से ज्यादा भी वहां पे मारे गए थे। और इतने लोग थे कि उसमें जो वहां की मिट्टी थी वो लगभग लाल हो चुकी थी। आज भी कहा जाता है कि वहां जो कि मिट्टी में अगर पानी डाल करके उसे निचोड़ा जाए तो उसमें आज भी लाल रंग के जो खून का वो मिलता है। ठीक है, तो ये इसको अब संरक्षित किया जा गया है भारत सरकार के उसमें। अगर हम देखें, अब बात करनी खिलाफत आंदोलन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण पहले विश्व युद्ध में तुर्की का हार जाना था। ठीक है, फिर पूरा आंदोलन मुस्लिम के विरुद्ध इस विश्वास पर आधारित था कि खलीफा तुर्की का सुल्तान पूरी दुनिया में मुस्लिमों का धर्म नेता था। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी, अब देखिए यहाँ किया क्या गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस खलीफा का पद ही क्या किया, हटा दिया। अब जब इस पद को अगर हटा देगा तो मुस्लिम इससे पूरे वर्ल्ड के क्या होंगे, दुखी होंगे। ठीक है, वो विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो वही विरोध अपने इंडिया में दिखता है, और इसीलिए कांग्रेस के साथ ये जो मुस्लिम लीग है मिलती है। ठीक है, लखनऊ समझौता जो हमने पीछे अभी देखा होता है, और इसमें ये उसका कांग्रेस का साथ देती है, अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग आंदोलन करते हैं। और फिर सन 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, और जिसके चलते यहाँ पे असहयोग आंदोलन को बल मिला था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो डेट है 1920 से लेकर के 1922 तक हुआ था। अब इसमें इसका अनुमोदन जो है वो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर के सत्र में किया था। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, नागपुर में। लेकिन पूरे आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद अचानक से वापस ले लिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड में कई लोग को जिंदा जला दिया गया था, मारे गए थे लोग, तो उसके चलते गांधी जी इसको वापस भी ले लिए थे। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो यहाँ स्वराज पार्टी की अगर बात करें आगे, ठीक है, स्वराज पार्टी जो कि कांग्रेस का ही एक पार्ट था। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से जो नेता रहे वो असहयोग आंदोलन को स्थगित होने के कारण दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र में कांग्रेस का पुनः विभाजन हुआ, जो कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैन जैसे नेताओं ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के अंदर एक अलग समूह स्वराज पार्टी का गठन किया। असल में ये इसके अंदर ही था, याद रखिएगा। ये अलग होने कह रहे थे, लेकिन गांधी जी से विचार विमर्श करने के बाद गांधी जी ने इनको राय दी कि आप कांग्रेस में रहते हुए ही क्या करें, जो ब्रिटिश के थ्रू इसमें चुनाव भी होने थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, और उसका गठन करके चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आता है एक साइमन कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें घटना भी होती है। फिलहाल नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन और मूल्यांकन और सुझाव मांगने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया।
और कमीशन में बिना किसी भारतीय व्यक्ति के सभी सदस्य ब्रिटिश से थे और इसका विरोध भी काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। फिर अगर हम आए तो 1928 में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की बात करें, अगर हम यहाँ नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो हम जो नाम लेंगे वो मोतीलाल नेहरू का लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट दिया था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे हम आए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 34 तक। एक और आप यहाँ याद कर सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन के लिए, तो यहाँ सैंडर्स ने क्या किया था, लाठीचार्ज करवाया था, जिसके चलते लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु भी हुई थी 1928 में, ठीक है। इसे साइमन कमीशन के ही विरोध में इन्होंने आंदोलन किया, तो उसमें जो सभा थी उसमें लाठी चलवाई गई और लाठी चलवाने के दौरान उनको काफ़ी चोट लगी, तो उसके चलते उनकी मौत भी हो गई थी। ये डेट भी आपसे पूछी जाती है। अब हम आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक की अगर बात करें तो हम 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की संकल्पना, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जवाहर किस उसमें, तो 1929 में, और कहाँ की इसमें, तो लाहौर में इसको पूर्ण स्वराज की हम बात करते हैं, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की, ठीक है, संकल्पना आई। इसके बाद सरकार के नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और फिर इसके चलते दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च में नमक कानून तोड़े जाते हैं और नमक ही क्यों चूज किया जाता है कि नमक सभी लोगों के लिए जरूरत, चाहे इसमें किसान हो, मजदूर हो या कोई भी वर्ग हो, उसके नमक जरूरी था। इससे आम जनता आसानी से जुड़ सकती थी, इसीलिए गांधी जी ने इसको चूज किया था। फिर हम आते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 79 समर्थकों के साथ मिलकर प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की, ठीक है। तो याद रखिए कि इस यात्रा का नाम दांडी मार्च था और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। फिर अब इसी सब के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन करना चाहा, तो इसके लिए गोलमेज सम्मेलन आया जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुए। अब इसमें जो डेट है वो आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यहाँ पे 1930 में होना था, यह लंदन में 1930 में आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है, याद रखना है। फिर आते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें, गोलमेज जो सम्मेलन है, तो सरकार ने कांग्रेस पार्टी से प्रतिबंध हटा दिया और इसके नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था इसमें। फिर 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के चलते 8 मार्च 1931 को समझौते के अनुसार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जो कि किसके बाद, इसमें हम बात करें यहाँ पे प्रथम के बाद, जब इसमें नहीं माने थे तब यहाँ पे होना था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आते हैं हम लोग सांप्रदायिक पंचायत क्या है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रोमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में की थी। सांप्रदायिक पंचायत में पिछड़ी जातियों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की घोषणा की गई थी और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की भी बात करी गई थी, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। इनका सीधा सीधा मतलब था अंग्रेजों का कि यहाँ पे सांप्रदायिकता को भड़काना था, ठीक है, और इसलिए ये सब पंचायत वंचायत लाए गए थे। फिलहाल आगे हम बात करते हैं पूना समझौता की। अगर यहाँ पे देखें, जो डेट आप देख रहे हैं यहाँ पे 1932, और जो यहाँ पे रेमनस मैकडोनाल्ड है, इनके इसमें जो सांप्रदायिक पंचायत मतलब पिछड़ी जाति और SC ST वर्ग के लिए जो लाया गया, इसी के चलते यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी थोड़ा सा वो SC कैटेगरी को लेकर के काफ़ी, और ST कैटेगरी को लेकर के काफ़ी काम किया था। उसके चलते इन्होंने अलग से निर्वाचन के लिए मांग भी की थी, लेकिन गांधी जी के से इनका 1932 में समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पचाट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, जो कि 20 सितंबर 1932 को येरवादा जेल, याद रखिएगा, येरवादा जेल से ही मृत्यु तक अनशन करने की घोषणा की थी। और इसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर गांधी जी से मिलकर के समझौता करना पड़ा और इस समझौते के पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये इसलिए था, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे गांधी जी ने इनके लिए कहा कि आप इसको अपने लिए अलग से चुनाव की मांग ना करें, आप क्या करें, सीटों की संख्या बढ़वा लें चुनाव में। तो फिर बाद में क्या किया गया, सीटों की संख्या SC वर्ग के लिए, ST वर्ग के लिए बढ़ाया गया, ठीक है, और तब जाकर के इस समझौते का ओवरऑल यही था। फिर अगर हम बात करें कि 1932 में फिर तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन होता है। अब देखिए डेट आपसे जो पूछा जाता है, तो फर्स्ट डेट था 1930, फिर 31, और जो अगला है वो है 1932 में। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिर आगे अगर हम देखें, आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, अगर भारतीय इतिहास में देखें तो, और उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इम्पोर्टेंट है। वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया और संघीय, प्रांतीय और समवर्ती में।
ठीक है, 3 प्रांतों में बांट दिया गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में। फिर यहाँ पे क्या किया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद संरक्षित विषय का प्रशासन करते थे, और प्रांतों में दैव प्रशासन प्रणाली का अंत हुआ, और यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली जो हुआ ये अंत कर दिया गया, और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि किसमें ऐसा हुआ, तो ये हुआ प्रावधान जो था, अधिनियम था, वो 1935 का था। फिर आते हैं अगस्त प्रस्ताव की, हम बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में लाया गया, तो अगस्त प्रस्ताव में निहित था भारत के लिए अधिराज्य दर्जे का लक्ष्य, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करना था। और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जो पीछे हमने देखा था, जो अगस्त प्रस्ताव हुए थे। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940-1941 में आचार्य विनोबा भावे सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। ठीक है, फिर आगे है क्रिप्स मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों में 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख सुझाव क्या थे, वही भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा, ठीक है, स्वशासन का। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे केवल क्या किया गया था, यहाँ पे सुझाव दिया गया था, ठीक है, और ना कि इसको माना गया था, इसलिए इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि चेक तो आपको आज मिल जाएगा, लेकिन डेट उसमें बहुत आगे की पड़ी होगी, ठीक है, तो वो चेक आपके किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया। ठीक है, आंदोलन चलाया, जो कि 1942 से 1940 2 साल तक चले, और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन हुआ, और प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। इसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन दिया था, तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में। फिर आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था, जो कि 1944 में दिया गया। अनुभवी कांग्रेसी नेता राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया था। फिर आगे देखें, युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी जनता का एक अलग संपूर्ण देश बनाने का प्रस्ताव था, और जनमत संग्रह द्वारा निर्धारण इसका करना था। फिर आते हैं बेवल योजना, जो कि 1945 में इसको शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है, या शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें शिमला समझौता नहीं, इसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आई एम सो सॉरी, इसको शिमला सम्मेलन ही है। ठीक है, शिमला समझौता तो हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया से युद्ध के बाद हुआ था, वो बाद में देखेंगे। फिर आते हैं, इसका जो लक्ष्य है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करना था, जिसके कारण नए संविधान का निर्माण में विलंब हो रहा था। गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, और हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। फिर आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल 1945, ये है INA के सिपाही का दिल्ली में लाल किले में ट्रायल हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे, एक है फिर हमारे पास 1946 में कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यीय पैथिस लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत और प्रांतीय राज्यों को मिला करके संघीय भारत बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, कुल मिला के भारत का अलग अलग जो राज्य बिखरे हुए थे उनके विलय की यहाँ पे बात की गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्वीकार किया था भाई। फिर आते हैं हम लोग 1947 में माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करें तो 1947 में, तो इसमें अगर हम देखें तो के साथ व्यापक विमर्श के बाद 3 जून 1947 को देश के विभाजन की योजना बनाई गई। ठीक है, 3 जून 1947। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंततः माउंटबेटन योजना को स्वीकार भी कर लिया था। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अगर देखें, ब्रिटिश सरकार ने माउंट बेटन योजना को स्वीकृति देने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था, और देश का भारत और पाकिस्तान ने विभाजन 15 अगस्त 1947 को भी अस्तित्व में आया। और अगर देखें तो रेडक्लिफ बाउंड्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडक्लिफ बाउंड्री जो है कमीशन है ने भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा खींची, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारे पास देखा जाए तो इतिहास के इस पार्ट को हमने अलग किया। जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को अब याद रखिएगा कि इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उस पर जा करके आप बहुत सारे वीडियोस को पा जाएंगे। वहाँ से PDF अपलोड की जाती है, ठीक है, और उसकी अब PDF आपको मिल भी जाएगी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।